नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज से हम अपने एप्लीकेशन पर और हमारे अपने अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे दोस्तों हमने एफएलटी सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है। और आज से हम अपनी धमाकेदार जो एफएलटी की क्लासेस हमारी चलती थी वो एफएलटी की क्लासेस आज से हमारी स्टार्ट हो रही हैं। और मेरे भाई हमने टोटल जो एफएलटी रखे हैं वो टोटल एफएलटी की अगर हम बात करें कि टोटल हमने एफएलटी मेरे बच्चा कितने रखे हैं, तो हमारे टोटल जो एफएलटी है यहाँ पर टोटल एफएलटी आपको यहाँ 15 देखने को मिलेंगे। और हमारा जो कोर्स है उसके अंदर आपको 15 एफएलटी देखने को मिलेंगे। और महा एफएलटी के बारे में तो आप जानते हो, तो महा एफएलटी तो आपको मिलने ही मिलने वाला है वो, लेकिन बाद में प्राप्त होगा। एग्जाम टाइम पर ही हम महा एफएलटी देंगे। पहले से तो हम देखिए, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और वो चीज़ पर्टिकुलर टाइम पर ही की जाती है तभी अच्छी लगती है। तो मेरे बच्चा हम पर्टिकुलर टाइम पर ही अपना एफएलटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, महा एफएलटी हम पर्टिकुलर टाइम पर देंगे, लेकिन एफएलटी जो 15 एफएलटी हैं वो मैंने अभी से आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चाहो तो आप उन एफएलटीज को ज्वाइन कर सकते हो। और ये एफएलटी का हमारा स्लोगन है वो है मेरे भाई फुल, ये है एफएलटी फॉर मे सीपीसीटी एग्जाम नाम से, ठीक है। और स्लोगन है एफएलटी का कमाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये हमारा स्लोगन है इस बार के एफएलटी का। तो डेफिनेटली सी बात है, आपको एफएलटी का कमाल आपके एग्जाम में ही आपको देखने को मिलेगा, ये आपके भाई की गारंटी है मेरे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे एफएलटी नहीं मिलने वाले हैं, कुछ एफएलटीज आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे। हाँ, सॉल्यूशन शायद सभी का मिल जाए यूट्यूब चैनल पर, बट सभी एफएलटीज का सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है। और सभी एफएलटी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ एफएलटी जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे मेरे दोस्तों, गारंटेड। आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा, अगर यदि आप मेरे बच्चा ओनली ऑन यूट्यूब चैनल से तैयारी करना चाहते हो तो आपको शायद मुझे लगता है 5 से 6 एफएलटी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिला है। और यदि आप मेरे भैया पूरे के पूरे एफएलटी लगाना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएगा मेरे दोस्तों और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा और वहाँ से एफएलटी लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और वहाँ ओनली ऑन नाम मात्र की फीस है मेरे बच्चा, चाहे आप एक जगह मोमोज की एक प्लेट खाओगे उसमें ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो आजा दोस्त पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देखिए आ जाएगा। ये हमारा सूबेदार का बैच है, आप चाहो तो इस सूबेदार का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे सीपीसीडीज के बैचेस थे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस एप्लीकेशन, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाओ मेरे बच्चा और उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके और अपनी सेक्शंस को अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। और मेरे भैया अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा, हमारी आपसे यही कामना है। बस आ जाओ मेरे भाई और एक बार थम इंप्रेशन भेजिएगा थी ऑल क्लियर, और बहुत ही बेहतरीन तेज तरीके से सारी चीज़ें वॉइस वगैरह सारी कन्फर्म एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आ जाओ भाई बढ़ते हैं आगे। लिखा पहला क्वेश्चन कि भाई लाइनेक्स का डेवलपर कौन था, यानी लाइनेक्स को किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो क्या लिखा हुआ है, लिनस टॉरवल्ड नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा लाइनेक्स का डेवलप किया गया। देखो मुझे क्वेश्चन पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे ओनली, क्योंकि देखो आप पहले ही हमारा जो एफएलटी है उसे अटेम्प्ट कर चुके हो, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस आपने रीड कर लिए हैं, ऑप्शंस आपने रीड कर लिए हैं, आपको ओनली ऑन ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की। तो आ जाओ भैया, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जितनी ज़रूरत होगी उतना एक्सप्लेनेशन मैं देता जाऊँगा। तो पहले क्वेश्चन का ये चीज़ है, तो वो है पहला प्रश्न बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जो आपका सेक्शन है वो डेवलप जो है लाइनेक्स टॉरवाल्ड नाम के एक व्यक्ति था, इसके द्वारा लाइनेक्स के कर्नल का डेवलप किया गया था। तो लाइनेक्स का कर्नल है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरे बच्चा जो कर्नल होता है वो कोर पार्ट होता है। कोर मतलब सबसे मुख्य पार्ट होता है, जैसे किसी मकान का पार्ट जो हो पिलर होते हैं, वैसे ही किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य फाइल होती है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, कर्नल कहते हैं। तो कर्नल का डेवलप किया गया था और उसने इस कर्नल के सोर्स कोड के अंदर किसी प्रकार का पासवर्ड नहीं डाला है, उसने क्या छोड़ दिया था, ओपन छोड़ दिया था, इसलिए इसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिएगा लाइनेक्स मेरे भाई आपका GUI भी प्रोवाइड करता है और लाइनेक्स आपको CUI भी प्रोवाइड करता है, इसलिए जो है मेरे भाई इसे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इसे रखा जाता है। यदि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओनली GUI प्रदान करता है या फिर ओनली CUI प्रदान करता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मेरे भैया क्या बोलते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हम कहते हैं। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा
लिखा ही प्रोसेस यानी हार्ड डिस्क को प्रारंभिक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी हार्ड डिस्क को आप सबसे पहले प्रारंभिक रूप से यूज़ करना चाहते हो तो उसकी जो एक प्रक्रिया होती है उसे मेरा बच्चा क्या कहा जाता है, तो उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी यदि आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि हार्ड डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क को के पार्टीशन क्रिएट करने की, पार्टीशन आपसे पार्टीशन बोल दिया जाए या फिर क्रिएट करने की प्रक्रिया के लिए तैयार करना बोल दिया जाए, तो देखो जब तक आप हार्ड डिस्क के पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं तब तक आप हार्ड डिस्क के पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाओगे जब तक कि आप उसे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट नहीं कर देते। जैसे ही आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हो आप उसके पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। क्या वाली बात है, यानी जब तक आप हार्ड डिस्क के पार्टीशन हार्ड डिस्क को फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक हार्ड डिस्क के पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं तो आप डेफिनेटली उसकी मेरा बच्चा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाली बात है। और कभी कभी आपसे अगर फॉर्मेट कमांड पूछ ली जाए तो आपका एफ डिस्क कमांड जो है वो पार्टीशन क्रिएट करने की कमांड है, और मेरे भैया जो फॉर्मेट कमांड है वो किसी डिस्क को फॉर्मेट करने की कमांड होती है। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है निम्नलिखित में से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कमांड की मदद से स्टोरेज डिवाइस के पार्टीशन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एफ डिस्क कमांड्स की मदद से आप हार्ड डिस्क के पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ जो फॉर्मेट कमांड है, इस फॉर्मेट कमांड से आप अपनी हार्ड डिस्क जो हमारी हार्ड डिस्क है मेरे भाई उसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए बताओ भाई हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किसकी मदद से कर सकते हैं, तो फॉर्मेट कमांड से आपसे पूछा जाए बताओ भाई हम डायरेक्टरी किसकी मदद से कर सकते हैं, तो मेक डायरेक्टरी से आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से mkdir कमांड से आप डायरेक्टरी की लिस्ट देख सकते हो कि आपने किस प्रकार की डायरेक्टरी को बना रखा है। तो डायरेक्टरी की लिस्ट देखने के लिए mkdir कमांड होती है, और यहाँ और आपकी पार्टीशन बनाने के लिए मेरा बच्चा वहाँ किसकी यूज होता है, वहाँ एफ डिस्क कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करेगा। लिखा है कि वो है कि कौन सी है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को फ्रीजेस से रिकवर कर कंप्यूटर फाइल को करप्ट किए बिना रीबूट करने के लिए किया जाता है। यानी आपका फ्रीज से क्या करना, रिकवर करना, और करप्ट फाइल को के बिना, यानी जो आपकी कंप्यूटर की जो फाइल है, देखो आपका कंप्यूटर फ्रीज में चला गया है और उसको फ्रीज से क्या करना, आपको वापस लेकर आना है और उसके बाद आपको उसके कंप्यूटर की फाइल को विदाउट करप्ट की आपको उसको वापस रीस्टार्ट कर लेना है। तो वो आप किसकी मदद से कर सकते हो मेरे भाई, वो है आपका, यहाँ की बात करें तो वो है सिस्टम रिक्वेस्ट की। एक की होती है सिस्टम रिक्वेस्ट की, और ये सिस्टम रिक्वेस्ट की आपको कहाँ मिलती है, SCRPIT की होती है, जिसे प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं। PIT SCR की होती है, सॉरी क्या होती है, PIT SCR, जिसे हम प्रिंट स्क्रीन की बोलते हैं, जिसकी मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वाला जो कार की है उसकी अगर आप शिफ्ट के साथ इसको यूज़ करते हो तो उस पर क्या होता है, सिस्टम रिक्वेस्ट लिखा आता है, और इस सिस्टम रिक्वेस्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, उस कंप्यूटर को फ्रीज से वापस रिकवर कर सकते हो और कंप्यूटर की फाइल को विदाउट करप्ट किए आप उसे रीबूट भी करा सकते हो। आ जाएगा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न का कहना ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू विथ रेफरेंस टू रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो रीड मेमोरी से रिलेटेड सत्य है। तो आपको यहाँ करेक्ट आंसर है मेरे भाई सी। ये सही क्यों है, कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देश रोम में संग्रहित होते हैं, और ये बोल क्या रहा है कि रीड ओनली मेमोरी से रिलेटेड सही बात क्या है। तो मेरे बच्चा ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि कंप्यूटर अपनी बूटिंग प्रोसेस करता है तब उसे किन्हीं फर्मवेयर की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से ऐसे फर्मवेयर हैं जिनकी आपको उन्हें आवश्यकता पड़ती है। क्या बात होती है, जब कंप्यूटर को बूट कराया जाता है तब बहुत से फर्मवेयर हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता पड़ती है, और वो जो फर्मवेयर है वो मेरे बच्चा रोम के अंदर ही स्टोर होते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं मेरे भाई, रोम में स्टोर होते हैं। और उन फर्मवेयर का नाम क्या है मेरे भैया, बायोस होता है, और एक कौन है, पोस्ट है, और अगला क्या होता है, MBR है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और MBR का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका होता है आपका मास्टर बूट रिकॉर्डर होता है। तो आंसर यहाँ पर
करेक्ट आंसर है। आ जाएगा अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। यानी माइक्रोसॉफ्ट देखो लाइनक्स को विकसित नहीं किया, और मेरे भाई यहाँ पर जी बिल्कुल नहीं किया है। देखो विंडो एनटी को विकसित किया है, जिसका मतलब क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होता है, नॉलॉजी होता है, और एक सर्वर विंडो होती है। ये भी एक वैज्ञानिक साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ की जाने वाली विंडो होती है। और ये है विंडो 98 मेरे बच्चा। ये है क्या है, ये तो विंडो है ही, ये विंडो का वर्जन है ही। और लाइनक्स का डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया है। लाइनक्स का डेवलप मैं अभी पहले ही आपको बता चुका हूँ, लिनस टॉरवल्ड नाम के एक व्यक्ति था जिसके द्वारा लाइनक्स का डेवलप किया गया है। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, क्या बोल रहा है, आर लैंग्वेज का यूज़ कहाँ किया जाता है, या फिर आर लैंग्वेज का क्या। तो देखो आर भाषा कंप्यूटर के लिए वातावरण प्रदान करती है। यानी आप कहाँ, ये सिंपल सी वाली बात है, आर लैंग्वेज का यूज़ क्यों और कहाँ किया जाता है। तो स्टैटिक्स के लिए, जो मैथमेटिक्स की स्टैटिक्स है, देखो मैथमेटिक्स की जो स्टैटिक्स होती है, सांख्यिकी होती है, वहाँ पर उस सांख्यिकी को सॉल्व कराने के लिए कुछ फॉर्मूले वगैरह या प्रोग्राम्स वगैरह लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर आर लैंग्वेज का मेरे बच्चा यूज़ करते हैं। आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ आर लैंग्वेज फाइल्स। यानी आर लैंग्वेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको वैसा का वैसा आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। तो ये है, यहाँ इसका वी करेक्ट आंसर है। यानी आपका डॉट आर हुआ, डॉट आर डी आर डेटा हुआ, डॉट आर डी एस हुआ, और डॉट आर डी ए हुआ। ये सभी के सभी आर लैंग्वेज के फाइल एक्सटेंशन नाम होते हैं। मेरे बच्चा यहाँ से एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जो आर लैंग्वेज का नहीं है, या फिर आपको आर लैंग्वेज का एक्सटेंशन नेम भी पूछा जा सकता है। तो नहीं है तो इनमें से मेरे बच्चा 3 दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा, गेट लगा देना यार, वो नहीं दिया होगा। और यदि यहाँ पर है तो 3 नहीं दिए होंगे, एक इनमें से दिया होगा। तो ये वाली बात है। आ जाओ भाई नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा। अरे मेरे भाई यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो थंब इम्प्रेशन जरूर भेजेगा, ठीक है। और यहाँ से वैसे के वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे दोस्त, ये भाई की गारंटी है आपकी, ठीक है। आ जाएगा, बात करते हैं आर लैंग्वेज किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी। मतलब आर लैंग्वेज के द्वारा किसके द्वारा डेवलप किया गया था आर लैंग्वेज को। तो मेरे भैया यहाँ ये है रोज लिहाका रॉबर्ट जेंटलमैन सिटेशन नाम का एक व्यक्ति था, और इनके द्वारा, इन दोनों 2 व्यक्ति थे, और इन 2 व्यक्ति के द्वारा आर लैंग्वेज का डेवलप किया गया था। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा, लिखा है विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी पहले जनरेशन में, अब कोई सब लोग जानते हैं यार, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। थर्ड जनरेशन में किसका हुआ, आईसी का। फोर्थ जनरेशन में किसका हुआ मेरे भाई, माइक्रो प्रोसेसर का। यही था ना, प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर का 4th जनरेशन के अंदर प्रयोग किया गया था। आ जाएगा दोस्त, बात करते हैं अगली। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिएगा, किसी भाषा में निर्देश निमानिक रूप से होते हैं। किसी भाषा के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो निमोनिक फॉर्म में, ऐसी कौन सी भाषा है जिसके अंदर जो उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो निमोनिक फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो देखिएगा, यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाता कि मेरे भैया निमोनिक जो है, निमोनिक ये होता है, निमोनिक सही वाले बोले तो निमोनिक है। तो ये निमोनिक मेरे भाई आपको कहाँ मिलता है, सॉरी, ये असेंबली जो लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, निमोनिक कोड कहा जाता है। ये बात थोड़ी सी याद रख लीजिएगा। आ जाओ दोस्तों, बात करते हैं अगला। लिखा है कि किसी डिवाइस द्वारा डेटा और निर्देशों का पता लगाने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। मतलब वह समय जो निर्देश को उपलब्ध कराने में और सीपीयू को देने में, यानी जिन चीज़ों की माइक्रो प्रोसेसर को आवश्यकता है या फिर सीपीयू को आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध करना और वापस उसे सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर को देने में जो समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो एक्सेस टाइम मेरे बच्चा उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे एक्सेस टाइम हम कहते हैं। आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा,
अगले प्रश्न का कहना ये है दोस्त, क्या कहना है कि यहाँ हम बात करें तो निम्न में से कौन सा फाइल सिस्टम विंडोज एनटी यानी 4.0 द्वारा समर्थित है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा फाइल सिस्टम है जो विंडोज एनटी में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा दोस्त। तो यहाँ जो है आपका, यहाँ हम बात करें तो विंडोज एनटी के अंदर ये जो फाइल सिस्टम यूज होता है न, वो है फैट फाइल सिस्टम। किसका यूज किया जाता है? फैट फाइल सिस्टम एक फाइल सिस्टम है। यहाँ हम बात करें क्या है? फैट है। फैट फाइल सिस्टम का मेरे दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? विंडोज़ एनटी में। मेरे बच्चा आपको तो चाहे विंडोज़ किसी भी विंडोज़ के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, जो विंडोज़ है विंडोज़ 7 में पूछा जाए या विंडो ओनली विंडो पूछा जाए, तो NTFS का वहाँ पर यूज़ करते हैं, NTFS। ठीक है, अगर यहाँ पर NTFS ऑप्शन होता तो शायद यहाँ पर B और D आंसर हो सकता था, यानी यहाँ B और D आंसर करेक्ट हो सकता था, क्योंकि आपकी विंडोज़ के अंदर NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS का पूरा नाम क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम होता है मेरे भाई। तो ये छोटी सी बात तो आपको याद रख रहा है मेरे भाई, और इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है भाई, आ जाएगा। और यहाँ फैट का मतलब क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, टेबल, ये होता है आपका किसका? फैट का पूरा नाम, और दोनों का विंडोज़ के अंदर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, कह रहा है सेमीकंडक्टर मेमोरी के संदर्भ में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनें, यानी आपकी सेमीकंडक्टर जो मेमोरी है उससे रिलेटेड आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है। पहले क्वेश्चन का सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर मेमोरी वाकई में होती क्या है, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी की मेरे बच्चा हम अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो रैम है और रोम है, इन्हें सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। और ये जो ए वाला स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये रैम और रोम से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। देखो, रीड्स एंड राइट्स द डेटा लिखा हुआ आपका कंसीक्यूटिवली, यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी डेटा को लगातार पढ़ती और लिखती है। तो मेरे भैया ऐसा कुछ नहीं है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी को यदि हम बात करें तो सही मायने में जो रैम है मेरे भैया वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। तो रैम के अंदर आपका कंटिन्यूसली चीज़ें जो हैं मेरे भाई, ठीक है, सुनो जरा समझिएगा यहाँ पर बात को, मैं रीड कर लेता हूँ, थोड़ा सा गलत तो नहीं हो जाए। रैंडम एक्सेस फीचर सभी प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी द्वारा प्रदान किया जाता है। जी बिल्कुल करेक्ट बात है। सेमीकंडक्टर मेमोरी अन्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में तेज एक्सेस करती है। ये भी करेक्ट बात है। सेमीकंडक्टर मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी करेक्ट बात है। तो ये बिल्कुल गलत बात है यहाँ पर कि आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी डेटा को, यानी जो रोम है मेरे भाई, यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी को सही मायने में थोड़ा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को भी हम सेमीकंडक्टर मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं, और रोम को कभी भी कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करते हैं। कंटिन्यूसली अगर हम सेमीकंडक्टर मेमोरी डेटा को लगातार कंटिन्यूसली हम रोम का प्रयोग नहीं करते हैं। रोम का प्रयोग मेरे बच्चा हम उस समय करते हैं जिस समय आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है। कंप्यूटर ऑन होता है तभी रोम का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज उस रोम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है दोस्त। आ जाइएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाओ, देखिएगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ ISA का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल सी वाली बात है, इसका पूरा नाम होता है इंस्ट्रक्शंस सेट आर्किटेक्चर। सिंपल बात है, बस फुल फॉर्म आप इसकी याद रख लीजिएगा। आ जाओ दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म रेफर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक लिखा हुआ आपका कनेक्टेड कंप्यूटर के लिए संदर्भित है, जो डेटा, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शंस, एप्लीकेशन या अन्य संसाधनों के संयोजन जैसे संसाधनों को साझा करता है। तो मेरे भैया हम जानते ही हैं, कलेक्शन, यदि किसका कलेक्शन हो जाए, नेटवर्क का कलेक्शन यदि किया जाए, नेटवर्क जो है उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क, सॉरी, आपके कंप्यूटर के क्लाइंट के कलेक्शन ऑफ क्लाइंट जो हैं, या फिर जो आपके कंप्यूटर है उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और नेटवर्क की मदद से आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आप डेटा का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा आ जाइएगा। लिखा है, लिखते हैं और देखते हैं भाई। लिखा है, अ प्रिंटर इज क्लासिफाइड एज अ इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
मतलब जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो किस आधार पर यहाँ पर अलग अलग किए गए हैं, तो प्राइस के आधार पर तो नहीं है, ड्राइवर के आधार पर नहीं है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी आपका इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ हैमर और रिबन है, और नॉन इम्पैक्ट जो है उसकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, यानी सॉलिड इंक कार्टेज है, लिक्विड इंक कार्टेज है, सॉलिड इंक कार्टेज है लेजर प्रिंटरों में यूज़ होती है, लिक्विड इंक कार्टेज है उन्हें इंक जेट प्रिंटरों में के अंदर प्रयोग की जाती है। तो ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है। आ जाओ भाई बात करते हैं आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखो यहाँ डॉस है, एंड्रॉयड है मेरे भाई, विंडो है, यहाँ पर MS एक्सेस किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आजा दोस्त बात करते हैं। लिखा है कन्वर्ट स्टोरेज टू वीक एंड सॉरी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, मॉडेम शब्द का क्या अर्थ है बताओ। आप अच्छी तरह से जानते हो मॉडेम, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मॉडेम को हम बोलते हैं कि मॉडेम को यहाँ से दो भागों में तोड़ेगा। MO का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन, और DEM को मतलब क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। MO मतलब एनालॉग सिग्नल को, मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और क्या करना, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में ले जाना। यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करना, मतलब स्ट्रॉन्ग को वापस वीक में ले जाने का काम होता है। तो यहाँ आंसर की हम बात करें मेरे भाई तो बी करेक्ट आंसर है, यानी मॉडर्न मॉडेम नहीं भाई, यहाँ बी करेक्ट आंसर नहीं है। क्या है, कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग टू वीक एंड वीक टू स्ट्रॉन्ग वॉइस, वॉइस तो होगा नहीं दोस्त, कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग टू वीक एंड वीक टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, यहाँ डी इज द करेक्ट आंसर है। क्या आता है, यहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूलेशन और डिमॉन्ड, नहीं क्या आंसर है, यहाँ डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी वाली बात है मेरा बच्चा, यहाँ डी आपका सही आंसर है। आ जाएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिएगा आप वॉइड समतुल्य गोपनीयता को कैसे परिभाषित करते हैं, यानी हाउ डू यू डिफाइन वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, यानी वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी यानी WEP का पूरा नाम एक बार याद रखेगा मेरे भाई। क्वेश्चन के अंदर आपसे कई बार पूछा गया है कि बताइएगा WEP का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या होता है, WEP का पूरा नाम होता है वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो ये वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी क्या होता है, इसे थोड़ा सा आपको मेरा बच्चा याद रखना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, यह एक सुरक्षा एल्गोरिदम है, यानी वायरलेस नेटवर्क के लिए एक सुरक्षा एल्गोरिदम है, यानी जो भी वायरलेस नेटवर्क होता है, जैसे कि हम आपका वाईफाई होता है, वाईफाई क्या है मेरे भाई, वायरलेस सुरक्षा एल्गोरिथम, वाईफाई आपका वायरलेस मीडियम है, और इस वायरलेस मीडियम के अंदर आपको क्या किया जाता है मेरे बच्चा, यहाँ आपका ये सुरक्षा प्रदान करने वाला एल्गोरिथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, कंप्यूटर डैश दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को बीच डेटा, प्रोग्राम या सूचना साझा करने की प्रक्रिया। तो देखो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान क्या कहलाता है, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। यदि हम बात करें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच डेटा का आदान प्रदान क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ आंसर है हमारा क्या, डेटा कम्युनिकेशन। और डेटा कम्युनिकेशन के अंदर यदि कंपोनेंट्स पूछ लिए जाए तो 5 होते हैं। 5 कौन से होते हैं मेरे भैया, एक सेंडर होता है, एक यहाँ पर रिसीवर होता है, एक यहाँ पर मैसेज समझ लो या फिर उसी को आप डेटा समझ लीजिएगा, और एक यहाँ पर प्रोटोकॉल भी होता है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है भैया, यानी सेंडर, रिसीवर, मैसेज और क्या है, प्रोटोकॉल, और इसके बाद मीडियम, यहाँ एक और होता है क्या, मीडियम। ये 5 प्रकार के कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। आ जाएगा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, किसी अन्य व्यक्ति की पहचान या अन्य विधियों का उपयोग करके किसी सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्राप्त करने के रूप में जाना जाता है। मतलब किसी अन्य व्यक्ति की पहचान करना और किसी दूसरे के सॉफ्टवेयर तक पहुंचना कौन सा एक्सेस कहलाता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हो, उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं। मतलब ऐसा एक्सेस जिसमें स्वाभाविक सी बात है अनऑथराइज एक्सेस कहा जाएगा। यदि मैं अपने एप्लीकेशन के माध्यम से मैं अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूं तो मेरा तो ऑथराइज एक्सेस होगा, और मैं किसी दूसरे थर्ड पार्टी, किसी दूसरे के अपने एप्लीकेशन के माध्यम से किसी दूसरे का एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा हूं तो वो होगा अनऑथराइज्ड एक्सेस के अंतर्गत मेरे दोस्तों आएगा। और ऑथराइज एक्सेस की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथराइज एक्सेस होता है, फिंगरप्रिंट लगा रहा है,
O2P वन टाइम पासवर्ड, उसके मदद से भी ऑथराइज एक्सेस हो जाता है, ठीक। और वहाँ पर आइरिस स्कैनर हुआ, यानी आपका ये है ऑथराइज एक्सेस होते हैं, ठीक। पासवर्ड हुआ, ये भी ऑथराइज एक्सेस कहलाते हैं। आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अनधिकृत पहुंच नहीं है। निम्न में से अनाधिकृत पहुंच मतलब अनऑथराइज एक्सेस नहीं है, ताकि उपयोगकर्ता अपनी सामग्री को आसानी से प्राप्त कर सके। तो मेरे भाई थर्ड पार्टी एक्सेस जो है ये अनाधिकृत है, ऑथराइज एक्सेस है वो अनाधिकृत है, पासवर्ड हैक करना अनाधिकृत है, लेकिन OTP के माध्यम से एक्सेस करना क्या है, ऑथराइज्ड एक्सेस है। क्यों? क्योंकि भैया OTP उस बंदे को पता होगी जिस बंदे की वाकई में वो मोबाइल नंबर या बाकी में जो सेक्शन है वो उसी का है, तो वहाँ OTP प्राप्त होगी, अदरवाइज OTP उसे नहीं मिलेगी। आ जाएगा, देखते हैं कि OpenOffice.org लिखा है, प्रस्तुति को सहेजने यानी सेव के लिए किस फाइल स्वरूप का उपयोग किया जाता है। बताओ भाई, प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति मतलब क्या होगा, प्रेजेंटेशन जो है ओपन ऑफिस का हाँ जी, ओपन ऑफिस CALC, सॉरी देखो यहाँ हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्त, यहाँ हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, इंग्लिश में देखिएगा। विच फाइल फॉर्म इज यूज टू सेव ओपन ऑफिस org.cal, यानी एक्सेल बोल रहा है, एक्सेल। तो एक्सेल का क्या है मेरे भाई, एक्सेल का होता है .ods, जिसे ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट कहते हैं। यदि यहाँ एक्सेल हटा के वो वर्ड दे देता तो क्या बन जाता, .odt बन जाता। यदि वो वर्ड हटा के यहाँ पर मेरा बच्चा पावर पॉइंट दे देता तो क्या बन जाता, .odp बन जाता, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन बन जाता। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, क्या बोल रहा है, द MP3 कंप्रेशन फॉर्मेट, यानी MP3 का कंप्रेस्ड फॉर्मेट क्या कहलाता है। तो मेरे भैया MP3 कभी भी आप किसी चीज़ को कंप्रेस्ड कर दोगे, क्या वाली बात है, कभी भी आप 12 जा रही थी भाई, तो वो बाजे आजे बज रहे थे, इसलिए मैंने माइक को बंद कर लिया था, ठीक है भाई। तो आ जाएगा, ठीक है, वो उधर बैकग्राउंड नॉइज था इसलिए। आ जाएगा, देखिएगा, लिखते हैं था MP3 कंप्रेस्ड फॉर्मेट। देखो कभी भी कंप्रेस्ड फॉर्मेट का मतलब, जो कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लॉसी फॉर्मेट और एक होता है मेरे भाई लॉस लेस फॉर्मेट। दोनों को कहा जाता है, लॉस लेस भी होता है और लॉसी भी होता है। देखिएगा, कंप्रेस्ड जो फॉर्मेट होता है वो लॉस लेस कब होता है, लॉसी फॉर्मेट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर फाइल के साइज का लॉस होता है। और वो लॉसलेस क्यों होता है, क्योंकि उस फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है। तो ये है लॉस लेस फॉर्मेट के अंतर्गत मेरे दोस्तों आता है, ठीक। आ जाएगा, टी का मतलब क्या है, हानिपूर्ण, यानी लॉसी फॉर्मेट ये कहलाता है। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आ जाएगा। और यदि आपसे कभी, हाँ जी आ जाओ भाई, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न 3D प्रिंटिंग तकनीकें हैं। निम्न में से कौन है जो 3D प्रिंटिंग तकनीक के अंतर्गत आती है। तो देखिएगा, यहाँ यदि हम बात करें तो ये ऑल, यानी ये आपका, ये है आपका क्या है, सिलेक्टिव लेज़र प्रिंटिंग, ये भी मेरे भाई 3D प्रिंटिंग है। यहाँ हम बात करें फ्यूज्ड डिपॉजिट मॉडलिंग, ये भी मेरे भैया 3D प्रिंटिंग है। यहाँ बात करें हम कि लिखा हुआ जुड़े हुए फिलामेंट निर्माण, जी फिलामेंट निर्माण, ये भी 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। 3D का मतलब होता है कोई मूर्ति वगैरह बनाना, 3D प्रिंटिंग का मतलब होता है जैसे कैमरे का शेप देना, ये 3D प्रिंटिंग है। जैसे ये बनाना 3D प्रिंटिंग है, जैसे कि आपकी वॉच बनाना 3D प्रिंटिंग है। तो ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत आती हैं, और ये कंप्यूटर के द्वारा ही तो बनती हैं, इंसान थोड़ी बनाता है इन लोगों को। आ जाओ भाई, कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करते समय मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए ALU द्वारा निम्न में से किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है, कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करते समय मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए ALU द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्त। यहाँ आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आंसर है आपका एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है, रजिस्टर, यानी आप सिंपल सी वाली बात है,
ALU के द्वारा जितनी भी कैलकुलेशन की जा रही होती है या फिर ALU के द्वारा जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा होता है, उन लॉजिकल ऑपरेशंस को स्टोर करने के लिए मेरे भैया रजिस्टर का प्रयोग करते हैं, और रजिस्टर का दूसरा नाम क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है। ठीक भाई, आ जाएगा दोस्त, बात करते हैं, समझिएगा। जब उसके बच्चे के मारे जाने से, क्या लिखा हुआ, जब उसके बच्चे के मारे जाने से पहले पेरेंट प्रोसेस को, यानी चाइल्ड प्रोसेस को किल करने से पहले पेरेंट प्रोसेस को मार दिया जाता है और यूनिट प्रोसेस उसकी नई PPID यानी पेरेंट प्रोसेस आईडी, PPID का मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी बन जाती है, तो इस समय इन प्रक्रियाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इस समय इन प्रक्रियाओं को ऑर्फन प्रोसेस बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पर दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एक चाइल्ड प्रोसेस होती है और एक पेरेंट प्रोसेस होती है। तो पेरेंट प्रोसेस को किल करने से पहले, यानी चाइल्ड प्रोसेस को किल करने से पहले उसकी पेरेंट प्रोसेस को किल कर दिया जाए, और चाइल्ड प्रोसेस को की ही क्या पेरेंट प्रोसेस वाली आईडी बना दी जाए, यानी जो पहले चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस की आईडी थी उस पेरेंट प्रोसेस की आईडी को वापस चाइल्ड प्रोसेस आईडी की चाइल्ड प्रोसेस को पेरेंट प्रोसेस की आईडी दे दी जाए, यानी PPID उसकी बना दी जाए। तो जैसे ही वहाँ पर PPID बनती है मेरे भाई, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं। तो ये बात आपको मेरे दोस्त याद रखनी है। आ जाएगा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउज़र है, उसमें आप सभी खुले टैब का थंबनेल, यानी खुले टैब का थंबनेल दृश्य देख सकते हैं। वेब पेज देखने के लिए आपको लिखा हुआ है विकल्प का चयन करना होता है। बताइएगा दोस्त, यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में आप सभी खुले टैब का थंबनेल दृश्य देख सकते हैं, यानी जो आपने जितने भी टैब खोल रखे हैं उनमें किस किस प्रकार का थंबनेल है वो दृश्य आपको जानना है, वो चीज़ आपको देखनी है, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, किस विकल्प का आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो वो है आपका क्विक टेबल्स। जैसे ही यदि आप क्विक टेबल का प्रयोग कर दोगे तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जितने भी थंबनेल्स वहाँ पर लगे हैं उन थंबनेल्स को मेरे बच्चा आप जान सकते हो। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, लिखा MS वर्ड 16 के किस टैब में फॉर्मेट पेंटर विकल्प मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल है, होम टैब, होम टैब है और वहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड। होम टैब पर मेरे भाई आपको क्लिपबोर्ड दिखाई देता है, वहाँ पर आपको ये सेक्शन मिलता दिखाई देता है। आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न का कहना क्या देखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट इन एन MS वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है MS वर्ड 16 दस्तावेज में क्लिपबोर्ड सामग्री को चिपकाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि क्लिपबोर्ड के अंदर जो आपने कॉपी कर रखा है उसे पेस्ट करने के लिए, मैं सिंपल सी बताई आपको, कई बार MS वर्ड के अंदर मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ है कि वहाँ क्लिपबोर्ड जो है वहाँ पर हम Ctrl+V करते हैं तो हमें वहाँ पर ये कंटेंट आपको जो भी हमने वहाँ देखा है क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद है वो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। ये है कट की शॉर्टकट की, ये है मेरे भाई अंडू की शॉर्टकट की, ये है कॉपी और ये है आपकी पेस्ट की शॉर्टकट की। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लिखा है कि किस मित्र के साथ तत्काल और रियल टाइम संचार के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी जो आपका फ्रेंड है उसके तत्काल आप संचार करना चाहते हैं, तत्काल आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी उससे सिंपल सी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो बतियाना चाहते हैं अपने फ्रेंड से, तो वो बतियाने के लिए आप तत्काल इंस्टेंटली आपको ये तत्काल बतियाना है उसको, तो वहाँ यहाँ आंसर क्या है आपका लिखा हुआ इंस्टेंट मैसेजिंग। और इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत कौन आता है मेरा भैया, चैट आता है। और चैट किस किस से होता है, आपका व्हाट्सएप से जो हो गया, व्हाट्सएप से आप चैट कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, आजकल हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस एप्लीकेशन से भी आप चैट कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाओ मेरे भाई और डाउनलोड कर लो। आजा भाई बढ़ते हैं आगे और अगली वाली बात जानते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा है, एक पिक्चर लगा रखी है और ये पिक्चर का कहना है कि ये पिक्चर क्या करती है, द फॉलोइंग फिगर ऑफ द MS वर्ड 2016 द साइज आइकन रेफर्स टू द, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ उन्होंने एक पिक्चर लगा रखी है,
नोटिस करो, यहाँ एक पिक्चर लगा रखी है और इस पिक्चर में जो आइकन उन्होंने जोड़ रखा है वो आइकन कौन सा, साइज वाले आइकन पर क्लिक कर रखा है। इस पिक्चर के अंदर उन्होंने क्या बोला है, साइज वाले आइकन पर क्लिक कर रखा है और यहाँ उन्होंने दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। क्या कर रखे हैं, यहाँ दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और यहाँ साइज पर आपको क्लिक कर रखा है। तो देखिएगा, और दो स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिएगा, सॉरी, आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं कि क्लिक यहाँ साइज पर है और यहाँ साइज पर क्लिक करके इसमें क्या कर रहा है वो। तो देखो, टेक्स्ट एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एरिया को भी चेंज नहीं किया जा रहा है, पेज की साइज को चेंज किया जा रहा है। जी करेक्ट बात है, क्या करेक्ट बात है भाई। यहाँ क्लिक करके क्या होता है, पेज का साइज ही तो चेंज होता है। जैसे कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है मेरे भाई, लेटर होता है, जिसका साइज कौन का 8.5 × 11, यही वाली बात है ना। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 8.5 × 11 रहता है, ठीक है। 8.5 × 11 जो लेटर है, जिसके बाद मैंने बताया था लीगल होता है। जैसे कि आपने स्टेनो को एग्जाम देने जाते हो, वहाँ पर आपका जो लेटर है वो एक पेज में फिट नहीं होता है, तो आप उसे डबल पेज से हटाकर एक पेज पर, सिंगल पेज पर लाना चाहते हो, तो वहाँ आप लेटर का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो ये वाली बात थोड़ी सी याद रख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या कर रहा है, पेज का साइज चेंज कर रहे हैं। और अच्छा बताओ, यदि मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रखा था, यदि हम यहाँ पर क्लिक कर लेते तो क्या होता, फिर वो ओरिएंटेशन चेंज कर रहा होता। यदि हम यहाँ पर क्लिक कर लेते तो क्या हो रहा था, फिर वो मार्जिन चेंज कर रहा होता, यानी पेज का एरिया चेंज कर रहा होता है। साइज पर मतलब पेज का साइज चेंज कर रहा होता है, और कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कॉलम को एक से अधिक पेजेस के अंदर वो डिवाइड करने का काम कर रहा होता है। तो ये बच्चा मैं प्रैक्टिकली आपको पढ़ाता ही हूँ, तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रख लीजिएगा। आ जाओ भाई, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Excel इज यूज टू क्विकली कॉपी कंटेंट एंड पेस्ट इनटू एडजस्टेड सेल इन द सेम रो एंड कॉलम। बता भाई, निम्न में से ऐसी कौन सी फीचर है कंप्यूटर के एक्सेल के अंदर जो क्या करता है भैया, उसकी फॉर्मेटिंग को क्या करना है, एक्सेल के अंदर जो फॉर्मेटिंग है उसे पेस्ट करता है और उसे अन्य सेल पर क्या कर देता है, सॉरी कॉपी करता है और उसे अन्य सेल पर पेस्ट कर देता है। तो वो जो कार्य है मेरे भाई वो करता है फॉर्मेट पेंटर। और फॉर्मेट पेंटर मिलता कहाँ पर है MS वर्ड के अंदर, वो मिलता है होम टैब के क्लिपबोर्ड टूलबार के अंदर आपको प्राप्त होता है। आ जाएगा, क्या कह रहा है कि ट्रैकिंग परिवर्तनों के संदर्भ में समीक्षा फलक कमांड MS वर्ड 2019 में एक अलग से संशोधन दिखाता है। यानी आपका ट्रैकिंग, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है मेरे भाई, ये जो ट्रैकिंग वाला कमांड है या ग्रुप है वो किस टाइम में मिलता है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरा बताइएगा, ठीक बताइएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद आपको बात करना है कि यहाँ ट्रैकिंग परिवर्तन के संदर्भ में देखिएगा, तो वो कमांड का जो नाम है वो है पैन नाम, पैन नाम है, ठीक है। पैन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ये चीज को एक अलग से संशोधित दिखाता है। यानी आपका वहाँ संशोधन आपने किया, मतलब देखो ट्रैक का मतलब है कि आपने यहाँ पर एक ट्रैक लगा दिया और इस ट्रैक में कोई चीज़ ऐड है, अब आपको उसको अलग से ऐड करना है तो आप पेन लोगे, पेन की मदद से वहाँ पर लिख दोगे तो वो अलग से आपको वहाँ पर दिखाई देता है। आ जाएगा दोस्त, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंस, प्रिंस आवाज मत कर यार, आ जाओ। देखो समूह बना लिखा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, दिक्कत है, देखिएगा। एनवलप्स, एनवलप्स और एंड लेबल्स कमांड फ्रॉम क्रिएट ग्रुप आर इन द, लिखा है टैब ऑफ MS वर्ड। देखिएगा मेरे भैया, मैंने आपको जब MS वर्ड पढ़ाया था तो मैंने आपको बार बार बोला था कि, और एक बार फिर बोल रहा हूं मेरे बच्चा, यदि आप MS वर्ड का मेलिंग टैब याद कर लेते हो पूरा, तो वहां से आपको 3 क्वेश्चंस, चाहे आप कोई सा भी आपका सेट पेपर में जाना एग्जाम देने, आपको 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ये भाई के की आपकी गारंटी है। तो यहाँ ये जो आपका क्रिएट ग्रुप है, क्रिएट ग्रुप है, क्रिएट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, लेबल और सॉरी एनवलप और लेबल, ये दोनों आपको मेलिंग्स टैब में प्राप्त होते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। आ जाएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिएगा, देखिएगा क्या है कि लिखा हुआ है कि MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 और बाद के संशोधनों के दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। यानी MS वर्ड आपका 2007 है या फिर इससे ऊपर के जितने वर्जन्स होते हैं उनका एक्सटेंशन नेम आप अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है, .dot, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, क्या होता है, .docx होता है, ये वाली बात है।
और अगर आपका वर्जन 2007 से नीचे वाला है तो कौन सा है, 3 वाला है, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, .doc देखने को मिलता है। एक्सेल का क्या होता है, .xls या फिर .xlsx होता है। पावर पॉइंट का क्या है, .ppt या फिर मेरे बच्चा क्या होता है, .pptx होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्त। आ जाइएगा नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। लिखा है पहला ईमेल वर्ष में भेजा गया था, यानी पहला ईमेल किस सन या फिर किस डेट में भेजा गया था। तो ये बात आपको, तो मेरे बच्चा यहाँ पहला ईमेल 1971 में रे टॉमिल्सन के द्वारा, ये रे टॉमिल्सन नाम के व्यक्ति थे, टॉमिल्सन नाम के व्यक्ति थे, और इन रे टॉमिल्सन नाम के व्यक्ति के द्वारा पहला ईमेल भेजा गया था। तो इस बात को आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्त। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न। लिखा है हाउ कैन आई व्यू माई ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री इन भीम, यानी जो हमारा भीम है, जिसे भारत संचार जिसे भारत भीम का पूरा नाम क्या होता है, आ जाइएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। तो भीम का पूरा नाम है। वैसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को ये क्वेश्चन बता सकते हो कि भीम अभी इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। पहले ये आंसर देखते हैं कि हम भीम का, हमने जितने भी पैसे ट्रांसफ़र करे हैं भीम से, उन्हें उसमें हिस्ट्री हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिएगा, आपको क्या करना है, भीम की होम स्क्रीन पर जाना है, हाँ, गो टू होम स्क्रीन एंड आपको क्लिक करना है ट्रांजेक्शन्स पर। क्या करना है, आपका जो भीम है उसकी होम स्क्रीन पर जाना है, और जैसे ही आप ट्रांजेक्शन पर क्लिक करोगे आपको भीम की आईडी यहाँ पर पता चल जाएगी। यहाँ से मेरे बच्चा क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहली बात, भीम का पूरा नाम क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। दूसरी बात, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो NPCL, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा डेवलप किया गया। तीसरा, कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो मेरा बच्चा ये दुनिया की, इंडिया की 20 लैंग्वेजेस के अंदर ये अवेलेबल है, 21 लैंग्वेज के अंदर, 21 लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखना है। दूसरी वाली बात है कि भीम जो है वो UPI पर काम करता है। UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और यदि आपसे कभी ये पूछ ले जाए कि UPI की मदद से 1 डे में कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसके मदद से, UPI, कोई सी भी UPI हो आपकी, उसकी मदद से आप कर सकते हो। आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार्ट एक्सेस MS एक्सेल में अलग अलग पदों के बीच तुलना दिखाने में उपयोगी है, यानी वह चार्ट जो अलग अलग कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरा बच्चा, कंपैरिजन करने के लिए हम बार, यानी अलग अलग का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर MS यूजफुल इज शोइंग कंपैरिजन अमोंग द इंडिविजुअल आइटम। जी बिल्कुल, यहाँ इंडिविजुअल आइटम के लिए देखिएगा, वैसे यहाँ कॉलम चार्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉलम चार्ट आंसर नहीं है, तो हमें आंसर क्या लगाना पड़ेगा, बार, क्योंकि बार चार्ट का प्रयोग भी यहाँ कंपैरिजन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ बार चार्ट का यूज़ मल्टीपल कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। आ जाओ, दिए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए MS वर्ड 2013 में फाइल और पेज ब्रेक टैब में पेजिनेशन नियंत्रण का पहचान करें, यानी उन अनुच्छेदों के बीच विराम और रोकता है जिन्हें आप एक साथ रखना चाहते हैं। बताइएगा, लिखा है कि प्रिवेंट ब्रेक्स बिटवीन पैराग्राफ्स यू वांट टू कीप टुगेदर। तो यहाँ हम आंसर की बात करें तो आंसर है डी, पंक्तियों एक साथ रखें, यानी कीप लाइन्स टुगेदर। देखो, यदि आप अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग को लिख रहा है आपका कि उन अनुच्छेदों के पैराग्राफ के बीच विराम को रोकता है जिन्हें आप एक साथ रखना चाहते हैं। मतलब यदि आप अपने यदि आप पैराग्राफ के अंदर जो आपकी लाइंस हैं उन्हें एक साथ रखना चाहते हो, और जो विराम चिन्ह आप लगाते हो, पैराग्राफ जो फुल स्टॉप आप लगाते हो वो रखना चाहता है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि सारी लाइनों को आपको एक साथ रखना पड़ेगा। और जैसे ही सारी की सारी लाइन आप एक साथ रखोगे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ बन जाएगा। और अगर एक साथ सारी लाइनें नहीं रखोगे, अलग अलग रखोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि पैराग्राफ यहाँ से बनने की कोशिश करेगा। आ जाएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न का कहना ये है दोस्त कि लिखा, इफ़ यू वांट टू ऐड सम पंक्चुएशन इन प्लेस ऑफ एंड, हाउ विल यू यूज फाइंड एंड रिप्लेस इन MS वर्ड 2010। यानी आपको पंक्चुएशन मतलब होता है फुल स्टॉप, कॉमा, मोमा वगैरह जी लगाना होता है। तो
यदि आप एंड के स्थान पर कुछ विराम चिन्ह जोड़ना चाहते हैं, मतलब कोई एंड है, आपने कोई टाइपिंग कर रखी है, मतलब आपने क्या कर रखा है मेरे दोस्त, एक MS वर्ड है और MS वर्ड के अंदर आपने टाइपिंग कर रखी है। सपोज कि मैंने यहाँ पर टाइपिंग कर लेता हूँ, ये हमने टाइपिंग कर रखी है और इस टाइपिंग के अंदर कहीं कहीं एंड वर्ड लिखा हुआ है। ठीक भाई, आ जाओ। और आप उस एंड वर्ड के स्थान पर क्या लगाना चाहते हो, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब कॉमा का यूज करना चाहते हैं तो आप MS वर्ड 7 में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि ये काम तो फाइंड एंड रिप्लेस से होगा, लेकिन ये काम होगा कैसे, ये बात आपको जाननी है। तो आ जाएगा दोस्त, बात करते हैं ये बात कैसे करते हैं। तो आ जाएगा, सबसे पहले आपको Ctrl+H प्रेस करना है, फिर क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा, फिर एंड टाइप करें, फिर आपको क्या करना है, वहां पर एंड टाइप करना है, यानी रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स। वैसे ही यहाँ से प्रैक्टिकली मैं बता नहीं पाऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं MS वर्ड को ओपन करूंगा तो यहाँ पर मैंने इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर रखी है, तो वो MS वर्ड पर दिखाई नहीं देगा। आप तो अज्यूम करेगा ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, ठीक, ओपन हो गया है। और यहाँ पर होता है आपका टाइप करने की जगह, यहाँ पर आप एंड टाइप करोगे, ठीक है, करोगे, फिर रिप्लेस विथ कॉलम में, रिप्लेस विथ जो कॉलम है वहां पर टाइप करना है, अपना वांछित विराम चिन्ह टाइप करें। मतलब जहां जिस कॉलम में आपको जहां देखो, पहले तो आपको एंड टाइप करना है, उसके बाद जो अगला कॉलम है वहां पर आपको वो चीज टाइप करनी है मेरे दोस्त जो आपको रिप्लेस करना है। तो वो चीज आप टाइप अगर कर दोगे, ठीक है, करोगे, उसके बाद आप एंटर करोगे तो आपका जहां जहां इस वर्ड के अंदर एंड लिखा होगा वहां वहां कॉमा लग जाएगा, यानी विराम चिन्ह वहां पर यूज हो जाएगा। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा क्या बोल रहा है। रघु एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है, यानी रघु नाम का एक व्यक्ति है जो वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जब वह लिखा है टाइप करता है तो स्वतः सुरक्षा तुरंत प्रतीक सम्मिलित करता है। कहने का मतलब है कि रघु इज वर्किंग ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन द टाइप सी ऑटोमेटिकली लिखा है आपका प्रॉम्प्टली इंसर्ट द सिंबल, यानी आपका जैसे सी टाइप करता है तो कौन सा सिंबल वहां पर आता है। तो देखिएगा ये जो सी का जो सिंबल है, इस प्रकार का सिंबल, वो है मेरे भैया कॉपीराइट सिंबल, इसे कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सी जैसे वो टाइप करता है तो वो ऑटोमेटिकली किस सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कॉपीराइट सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर शॉर्टकट की बात करें मेरा बच्चा, तो यहाँ Ctrl+Alt+C जो है कॉपीराइट सिंबल होता है, Ctrl+Alt+T जो है ट्रेडमार्क सिंबल होता है, Ctrl+Alt+R जो है मेरे भैया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल होता है। TM ट्रेडमार्क सिंबल के अंतर्गत आता है, R जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल के अंतर्गत आता है, और C जो है कॉपीराइट सिंबल के अंतर्गत आता है। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न 45। MS वर्ड 2010 में यदि गटर साइज मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ा जाता है तो गटर के आकार को मैं नहीं मापा जा सकता। भैया सुनिएगा, कहने का मतलब है कि MS वर्ड 2010 में यदि गटर साइज मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ा जाता है, यानी आपका गटर मार्जिन है, ठीक, वो उसका मैक्सिमम साइज क्या है, मिनिमम साइज तो 0 है, मैक्सिमम साइज क्या है 22 है, और ये 22 के अलावा और जोड़ा जाता है, गटर मार्जिन में जोड़ा जाता है, तो उसे हम किस में नहीं माप सकते। तो इसमें इसे हम मेरे भाई हम लाइन ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस में हम इसे नहीं माप सकते कि आपने कितनी लाइंस में वो गटर मार्जिन ऐड किया है, आप उसे नहीं माप सकते। आप उसे इंच में माप सकते हो, आप उसे मिलीमीटर में माप सकते हो, आप उसे पॉइंट में माप सकते हो, लेकिन लाइन, अरे यार आप कभी भी बात याद कर लीजिएगा, कभी भी सोच लीजिएगा, चाहे वहाँ पर गटर मार्जिन हो और चाहे ना हो, आप कभी भी इंच में, सॉरी, कभी भी गटर मार्जिन या फिर कोई सा भी मार्जिन हो, उसे आप तीन ही चीज़ में माप सकते हैं, या तो मिलीमीटर में माप पाओगे, या फिर आप पॉइंट में माप पाओगे, या फिर आप इंच में माप पाओगे। इसके अलावा आप किसी दूसरे सेक्शन में किसी एरिया को नहीं माप पाओगे। आ जाओ भाई MS वर्ड के अंदर आ जाएगा। MS वर्ड 2013 में टेबल ड्रॉ करने का तरीका क्या है। आपको टेबल बनाने का, ड्रॉ मतलब ड्रॉ करने का, इस प्रकार से बनाने का तरीका, तो निम्नलिखित करें, सॉरी, सम्मिलित करें टैब पर क्लिक करें, यानी जो आपका टैब है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक द इंसर्ट टैब, आपको इंसर्ट टैब पर, देखो टेबल कहाँ मिलती है, इंसर्ट टैब में मिलती है, देखो आ जाओ, लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक द व्यू में तो टेबल मिलती नहीं है मेरे भाई, क्लिक द डिजाइन में टेबल मिलती नहीं है, यहाँ लिखा हुआ रिव्यू में तो टेबल मिलती नहीं है, बचा कौन, इंसर्ट।
अरे यार आंख बंद करके आंसर सॉल्व हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का कहना क्या है, लिखा है लेआउट तब, नहीं कौन सा लेआउट है, तब उपयोग होता है जब आप पिवोट टेबल की चौड़ाई कम करना चाहते हैं और MS एक्सेल 2007 में रो फील्ड हेडिंग के बारे में चिंतित नहीं है। कहने का मतलब है आप टेबल की चौड़ाई को कम करना चाहते हो तो आपको कौन सा लेआउट वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, तो वो है आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म लेआउट। आप यदि आउटलाइन, कॉम्पैक्ट फॉर्म लेआउट होता ही नहीं है मेरे भाई, या तो आउटलाइन होता है या फिर डिज़ाइन फॉर्म होता है। नहीं, किसका यूज़ करना पड़ेगा, आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। देखिएगा यदि आपको मेरा बच्चा कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब सिंपल सा होता है कि जो आप पिवोट टेबल, और पिवोट टेबल जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक वर्ड आता है अनवेटेड, दूसरा वर्ड आता है वहाँ पर समरी। अनवेटेड वर्ड और समरी वर्ड यदि वहाँ पर है तो वो जो चीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपकी चीज़ों को अनवेट किया जा सकता है, उसको समरी के फॉर्म में भी डिज़ाइन किया जा सकता है, और यही पिवोट टेबल का ही कहना होता है। आ जाओ दोस्त बात करते हैं। कहने का मतलब है कि दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए और सबसे उपयुक्त विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। यानी एक आकृति है, इसे हमें देखना है, ठीक, और देखना है और हमें बताना है कि ये क्या है, ठीक, आ जाएगा। लिखा है आमने सामने वाले पृष्ठों वाले दस्तावेज, यानी दो आमने सामने पृष्ठ हैं इस प्रकार से, आमने सामने वाले पृष्ठ हैं इस प्रकार से, दस्तावेज के लिए बढ़िया है, दस्तावेज के लिए बढ़िया है, जैसे वाउंट रिपोर्ट या न्यूज़ लेटर। क्या बढ़िया है, क्या मिरर मार्जिन बढ़िया है, या फिर वाइड मार्जिन बढ़िया है, या फिर नैरो मार्जिन बढ़िया है, या फिर मॉडरेट मार्जिन बढ़िया है, बताओ भाई इसमें से कौन सा मार्जिन बढ़िया है। ये किस लिए बताया गया है, देखिएगा यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ हम देखें तो देखिएगा, थोड़ा सा नोटिस करो इस इमेज की ओर, देखिएगा इस इमेज की ओर देखो तो इनसाइड और आउटसाइड दिखाई दे रहा है आपको। देखो ये इनसाइड दिखाई दे रहा है और ये आउटसाइड दिखाई दे रहा है। देखो ये अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है, थोड़ा सा नोटिस करिएगा, ये इनसाइड और ये है आउटसाइड। और इनसाइड और आउटसाइड आप अच्छी तरह से जानते हो मिरर मार्जिन के अंतर्गत ही आता है। और मिरर मार्जिन में मेरे भैया इनसाइड जो है वो उसकी वैल्यू 1.25 होती है और आउटसाइड की वैल्यू मेरे दोस्तों 1 होती है। और ये है मिरर मार्जिन से रिलेटेड बात बोली गई है। अगर यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड पर ये डैश ना लगाकर अगर यहाँ पर डैश लगाया जाता है इस प्रकार से ये, तो ये गटर मार्जिन में आ जाता है। फिर गटर मार्जिन मतलब ये बुक बाइंडिंग हम क्या सोच लेते, देखो इसको हम क्या सोच लेते, इधर आइएगा, हम सोचते ये दो पृष्ठ हैं ऐसे बंद हो रहा है, ठीक, ऐसे बंद हो रहा है, तो ऐसे बंद होंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो इसकी बुक बाइंडिंग के लिए यूज़ किया गया है। और ये एरिया बुक बाइंडिंग के लिए यूज़ हुआ है तो वो क्या कहलाता है, गटर। लेकिन उन्होंने बोला ये इनसाइड और ये आउटसाइड, तो ये क्या है, मिरर मार्जिन के अंतर्गत ये आता है, आ जाएगा। और मिरर मार्जिन की वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिएगा लिखा आप MS वर्ड 16 में कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके केस को कैसे बदल सकते हैं। तो केस चेंज की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं। और केस शिफ्ट प्लस F3 की मदद से आप ओनली 3 केस चेंज कर सकते हो। और केस होते कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये कुछ केसेस होते हैं जो आपको मेरे बच्चे याद रखना है। आ जाएगा वो दोस्त हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ। द सिलेक्ट रेसिपेंट फीचर, कहने का मतलब है सिलेक्ट रेसिपेंट फीचर MS एक्सेल का कितनी वाली स्टेप है। तो देखो भाई आपको थर्ड स्टेप में आपको रेसिपेंट को सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आपको क्रिएट मेल मर्ज पर क्लिक करना होता है, उसके बाद मर्ज फील्ड का यूज़ करना पड़ता है, मर्ज लिस्ट का यूज़ करना पड़ता है, देन उसके बाद सिलेक्ट रेसिपेंट का वहाँ आंसर आपको आता है। और यदि कभी आपसे मेल मर्ज की स्टेप पूछ ली जाए कि कितनी स्टेप के अंदर पूरा आपका मेल मर्ज कंप्लीट होता है, तो मेरे बच्चा वो 6 स्टेप होती हैं, 6 की 6 स्टेप के अंदर आपका मेल मर्ज कंप्लीट होता है। और आपको कमेंट सेक्शन में मेरे भाइयों आंसर देना है कि सिलेक्ट रेसिपेंट मेलिंग टैब के किस ग्रुप के अंदर आपको मिलता है, जरा बता दीजिएगा। आपको बताना है सिलेक्ट रेसिपेंट जो है वो मेलिंग टैब के किस ग्रुप में आपको प्राप्त होता है। आ जाएगा दोस्त, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न का कहना है कि ब्लू रे कॉनकोडिंग एनकोडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एंटी डिकोड है। तो एंटी डिकोड ये क्या है आपका 264, यहाँ पर आंसर करेक्ट आंसर है। आ जाएगा दोस्त,
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट प्रश्न का कहना क्या है कि टच स्क्रीन का आविष्कार किसने किया था? तो टच स्क्रीन का आविष्कार जो है ए जॉनसन के द्वारा टच स्क्रीन का आविष्कार किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये है हमारे आज के कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है भाई। और ये है हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ। तो आपने पैराग्राफ मेरे हिसाब से सॉल्व कर लिया होगा। आंसर्स में यहाँ मैं डिस्कस करा देता हूँ। देखिएगा, आंसर का मतलब क्या है, अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं के शब्द सीखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो ये काम आपके पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा और वहाँ से आपको रीड करना है और आंसर आपको निकालना है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ मेरा सॉल्व कराने वाला जो पार्ट है मेरे बच्चा वो ये नहीं है, सॉल्व कराने वाला जो पार्ट है वो ये है दोस्त। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे। ये है सॉल्व कराने वाला पार्ट, ठीक है दोस्त। और इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ये है थोड़ा रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग और मैथ वाला जो पार्ट है उसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो एक दिन मैं इसकी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा और अलग से मैं लाइव आ जाऊंगा, तो वहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व करा दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ मेरे भाई जहाँ जहाँ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो वहाँ वहाँ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और यदि आपने अभी तक हमारे एफएलटीज ज्वाइन नहीं करे हैं तो मेरे भाई एफएलटीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, जो जून जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करना चाहता है, तो हमारा जुलाई वाला कोर्स भी हमने अभी से लॉन्च कर दिया है, जाइएगा और वहाँ पर आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अभी अगर आपको मई वाला एग्ज़ाम देना है तो मेरे बच्चा अभी भी टाइम है, अभी भी बिटिया पिताजी की है, कोई दिक्कत नहीं, अभी विदाई नहीं हुई है। तो अभी भी मेरे बच्चा आप क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हो, ठीक है। एफएलटी हमने लॉन्च कर दिया है, नाम मात्र की फीस है मेरे भाई 199 रुपीज़। और आपको इसके अंदर कंप्लीट एफएलटी मिलेंगे, 15 एफएलटी आपको मिलने वाले हैं और 15 के 15 एफएलटी का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो जाओ मेरे भैया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइएगा और उसे अटेम्प्ट करना, सब्सक्राइब उसको इनरोल करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आपका भैया आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, यदि आप अगर अफोर्ड कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका भैया आपके साथ है। यूट्यूब पर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता ही रहेगा जिनसे आपका एग्जाम निकलने से रोक नहीं पाएगा। तो बस आप टिके रहिएगा और मेरे भाई आपके भाई पर विश्वास करते रहेगा। मिलता है आपका भैया इसी प्रकार के नेक्स्ट एफएलटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।